तो आज के इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट का मैं आपको केवल बेसिक पार्ट कराऊंगा, उसके बाद हम सीधा सीधा अपने क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आते एक्सरसाइज पर, प्रश्नावली 3.2 का एक्सरसाइज वाले पार्ट पर हम सीधा चलेंगे। अभी यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 3.2 का, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, यानी अब हम बीजगणितीय विधि से सॉल्व करने वाले हैं जो है बाकी के सवालों को। तो बीजगणितीय विधि को समझने से पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक समझा देता हूँ। इसके पहले यानी पिछले लेक्चर में या फिर कहें प्रश्नावली 3.1 में हमने जो रैखिक समीकरण युग्म है, क्या है, रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, जो ये रैखिक समीकरण युग्म है, इसकी जो है सबसे पहली जो विधि थी, जिसका नाम क्या था, पहली विधि का नाम था, अगर मैं सही हूं तो ग्राफीय विधि, क्योंकि हम पिछले जो है क्या कहते हैं एक्सरसाइज में इसी विधि से सभी के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। अब उसके बाद इस लेक्चर में आज हम यहाँ पर एक नया मेथड सीखने वाले हैं जिसका नाम है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि। लेकिन भैया आपने तो कहा था कि विधियां केवल 4 प्रकार की होती हैं, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बज्रगुणन विधि, लेकिन ये बीजगणितीय विधि कहाँ से आ गया? तो बीजगणितीय विधि के अंदर 3 विधियां होती हैं। यहाँ पर मैंने उसी दिन बताया था, मतलब पहले लेक्चर के बेसिक क्लास में ही, लेकिन आज फिर से मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इसके 3 पार्ट हैं, यानी हमने ग्राफीय विधि तो सीख लिया है। ठीक है, अब बीजगणितीय विधि पर आते हैं। 3.1 में हमने ग्राफीय विधि को अच्छे से पढ़ लिया है। 3.2 में अब बाकी मतलब 3.2 और 3.3 में हमें क्या पढ़ना है, बीजगणितीय विधि पढ़ना है। और बीजगणितीय विधि क्यों पढ़ना है उसको भी मैं बताऊंगा, तो इसके पहले प्रकार में बता देता हूँ। इसमें जो है हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि। एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि। इस प्रकार से कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो टेक्निकली ये 4 विधियां हैं। ये पहली विधि है, दूसरी विधि, तीसरी विधि, चौथी विधि। वैसे अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो 2 विधियां, ग्राफीय विधि, बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि में 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। जैसा कि मैंने क्या कहते हैं फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था, क्या कहा था मैंने कि ये जो आपका है ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपको प्रश्नावली 3 पॉइंट क्या कहते हैं हाँ 3.2 में, पेन पतला कर लूं मैं, 3.2 में इसको पढ़ना है, 3.3 में इस वाले विलोपन विधि को पढ़ना है, और बाकी बस 3.3 तक ही है। वज्र गुणन विधि को हटा दिया गया है 2022 के बाद से। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि, यानी कहने का मतलब इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है। तो अब आइए यहाँ पर चलते हैं। तो यानी बीजगणितीय विधि में इस वाले लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि से सवालों को हल करना। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कोई भी बेसिक पार्ट वैसे नहीं है। अगर मैं सीधे प्रश्न को हल करूंगा तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा, और अगर देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पर कोई भी बेसिक पार्ट नहीं। ठीक है, तो सीधा एग्जाम्पल से ही आपके एक्सरसाइज में भी दिया है। तो भैया क्या आप एग्जाम्पल नहीं कराओगे, सीधा एक्सरसाइज कराओगे? तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स कठिन है बजाय से आपके जो है एक्सरसाइज के, तो हम सीधा एक्सरसाइज करेंगे। एग्जाम्पल्स को आप खुद व खुद प्रैक्टिस करिएगा एक्सरसाइज को देखने के बाद। ठीक है, उसके बाद अगले लेक्चर में मैं सभी के सभी एग्जाम्पल्स को करा दूंगा। ठीक है, ये क्या मैं भैया जो है आप सवाल को पहले करा रहे हैं एग्जाम्पल को बाद में, तो हाँ यही मतलब क्या कहते हैं, क्योंकि ये जो सवाल है ना, उदाहरण वाले जो सवाल हैं, ये थोड़ा सा मतलब आपको पहले समझ में तो आ जाएंगे, लेकिन उतने अच्छे से नहीं आ पाएंगे जब तक कि मैं आपको एक्सरसाइज के सवाल ना करा दूं। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.2 के अगर आप इस वाले प्रश्न को भी कर लेते हैं ना, तब ये सवाल आसानी से आपसे बन जाएंगे। लेकिन आज हम 3.2 के पहला प्रश्न और उसके बाद दूसरा और तीसरे के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इसको मैंने पहले ही कॉपी किया था। यहाँ पर इस प्रश्न को अब हमें हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, कैसे हल करना है, आप
ये समझ लीजिए एक तरीके से मैं एग्जाम्पल ही करा रहा हूं आपको, बस इतना ध्यान में देना है, जिस विधि से या जिस मेथड से मैं सॉल्व करते हुए चलता हूं, बस आपको वही स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। जिन जिन स्टेप्स को मैं यहाँ पर लिखता जाऊंगा, आपको बस उसी को फॉलो करना है, बाकी 6 के 6 सवाल एकदम आसानी से आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न पर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल। पेन को मैं पतला कर लेता हूँ थोड़ा सा, हल, ठीक है। हाँ, तो आइए अपने सवाल को हल करते हैं। तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, एंड देन उसके बाद क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला नियम है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक को समीकरण एक मान लो, किसी दूसरे को दो, ठीक है, या फिर इसको एक मान लो, उसको दो मान लो, आपके ऊपर है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे पता है आपको, सबसे पहले एक समीकरण को उठाएंगे। एक समीकरण को कहने का मतलब ये है, चाहे आप ये उठाओ चाहे आप ये, इनमें से कोई भी एक को आपको उठाना है, ठीक है भैया। हमने उठा लिया, तो यहाँ पर हम उठाने का मतलब क्या है कि समीकरण, ये नहीं किडनैप कर लेना, ठीक है। समीकरण एक से, अगर ये यहाँ पर अगर मैं समीकरण दो से लिखता हूं तो दो को उठा लीजिएगा, ठीक है। अब समीकरण एक से अगर हमने लिखा है तो x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, अब आगे हम क्या करेंगे, लिख तो लिया भैया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें x या y को अकेला छोड़ना है, यानी जो बराबर के इधर आपके पास जैसे x है या फिर y है, इनमें से किसी एक को आपको अकेला छोड़ना है। भैया यहाँ पर 14 तो अकेला तो है, लेकिन 14 को नहीं, यहाँ पर जो अचर पद हैं, ठीक है, चर चर पद हैं जो, यानी अंक वाले को आप भूल जाइए, बस इतना ध्यान रखिए कि x या y में से किसी एक को अकेला छोड़ना है। अकेला छोड़ने का मतलब ये है कि अगर मैं इस y को उधर लेकर के जाता हूं, अगर मैं इस y को उधर लेकर के जाता हूं तो भैया ये x अकेला हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, तो लेकर के चले जाओ। यानी 14 माइनस, अगर ये प्लस का y है तो भैया उधर जाएगा माइनस का y। तो इस प्रकार से हमने x को अकेला छोड़ दिया, ठीक है। इस प्रकार से कुछ हमने x को अकेला छोड़ दिया है। अब उसके बाद जैसे ही हमने x को अकेला छोड़ दिया, कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, अब जो x का मान, अगर टेक्निकली मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा x है, ठीक है, यहाँ पर x है, तो ये x का मान एक तरीके से आ चुका है, ठीक है। अगर मैं इसी x का मान इस समीकरण 2 में रख देता हूं तो उसके आगे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा भैया एक में हम क्यों नहीं रख सकते, एक में अगर आप रखोगे रखोगे यदि आप जैसे सपोज एक में रखने का आपकी इच्छा कह रहा है, चलो ठीक है मैं रख देता हूं। तो यहां पर अगर मैं x की वैल्यू एक में रखता हूं, ठीक है, x की जगह पर 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, फिर प्लस वाई बराबर 14। तो प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 14 बराबर 14 आ गया, यानी ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, वैसे आगे में कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इस नाते हम जब समीकरण एक से लेते हैं तो इसके मान को हम दो में रखते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे, यानी अब हम यहां नीचे क्या लिखेंगे, x का मान, x का मान समीकरण दो में, ये इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, समीकरण है, ठीक है, दो में रखने पर। अभी पहला सवाल अगर आप सीख लेंगे, बाकी के सभी सवाल आसान हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। इसीलिए मैं इस पे ज्यादा समय दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया ना, उसके बाद आप सभी के सब पूरे के पूरे एक्सरसाइज को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो x बराबर 14 माइनस वाई है। अब इसका मान हमें इस वाले समीकरण में रखना है, दूसरे समीकरण में। तो दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। अब इसमें हमें x का मान रखना है, ठीक है। x का मान क्या है, 14 माइनस वाई, हमने क्या कर दिया 14 माइनस वाई, फिर क्या है, उसके आगे भी माइनस वाई है बराबर 4, ठीक है। इस तरीके से हमने कर दिया। अब इसको क्या करना है, सिंपली आपको हल कर लेना है। हल करने का मतलब ये है भैया, माइनस वाई माइनस का 2y हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 14 माइनस का 2y बराबर 4, ठीक है। अब उसके नीचे आपके पास जगह नहीं है तो आप एक और पहला खींच लीजिए भैया, ठीक है, खींच लेते हैं। उसे दिया है 14 माइनस 2y बराबर 4, इसको मैं ऊपर लेकर के आता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 14 माइनस 2y बराबर 4। अब इसमें हमें क्या करना है, फिर से y को अकेला छोड़ना है। y को अकेला छोड़ने के लिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14 को उधर लेकर के जाएंगे। जब हम इस 14 को यहाँ पर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 14, तो माइनस का 2y बराबर 4 में से 14 गए, भैया माइनस का 10 आ जाएगा, और ये माइनस का 2 नीचे जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 10 बटे माइनस का 2, ठीक। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 एकन्नम 2, 2 पचे 10, ठीक। तो y बराबर क्या आ गया, 5 बटे 1, या फिर मैं इसको केवल 5 लिख सकता हूँ, ठीक है।
तो ये क्या, ये तो भैया y का मान हमें मिल चुका है, हाँ y का मान आ गया, यही हमारा y का वैल्यू है। अब जैसे ही हमें y की वैल्यू पता चली, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस y के मान को या तो पहले समीकरण में रखेंगे, या तो हम दूसरे समीकरण में रखेंगे, या तो इस वाले में रख सकते हैं, ठीक है। y का मान ये जो हमारे पास प्राप्त हुआ है, इसमें रखो या फिर इसमें रखो या फिर इसमें रखो। रखने पर क्या होगा, एक बार रख करके देख लो भैया, मुझे जो है समीकरण एक में रखना है, रख के देख लो भाई। तो y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, तो रख लो एक बार। y का मान समीकरण एक में जैसे ही आप रखोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, आगे हम सॉल्व करते हैं, तो समीकरण एक को पहले लिख लो, x प्लस वाई बराबर 14, और उसके बाद x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक, तो 5 हमने रख दिया, और उसके बाद क्या है, बराबर 14 है। अब यहां से x को अकेला छोड़ना है, y मतलब ये जान लो कि x को अकेला छोड़ना है या फिर y को अकेला छोड़ना है, कहीं पर x को, यानी बस वही अकेला छोड़ना है, बाकी आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 को उधर लेकर के जाएंगे, 14 में से 5 जाएगा, 9 आ जाएगा। तो क्या x की वैल्यू 9 आ गई, क्या x की वैल्यू क्या कहते हैं, 9 आ गई, हाँ भैया बिल्कुल। तो इस तरीके से हमने x और y के मान ज्ञात कर लिए। अच्छा, पहले सवाल मतलब जब हम ग्राफी विधि से हल करते थे तब भी तो x और y का मान आता था, वैसे ही यहाँ पर भी x और y का मान आ गया, लेकिन विधि चेंज हो गई, मेथड चेंज हो गया। ये आपका मैथमेटिकली या एल्जेब्राइक मेथड है, उसके पहले हमने ग्राफी विधि सीखा था, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। अब यहाँ आलेखी विधि जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर हमने क्या सीखा है, बीज गणितीय विधि या फिर मैथमेटिकली हमने इसको सॉल्व कर लिया है बिना किसी ग्राफ के, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज यहाँ पर एक डाउट आपके मन में आ रहा होगा क्या, कि अब यहाँ पर इसको आगे मैं बताने से पहले इसको मैं बता देता हूँ, तब वो डाउट मैं क्लियर रहूंगा, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर इस तरीके से आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर भैया मैं जब ग्राफी विधि हल कर रहा था तो उस विधि में जो है हम क्या करते थे, x और y के मान को इसमें रखते थे, अगर ये संतुष्ट, यानी ये दोनों के दोनों समीकरणों को संतुष्ट करना चाहिए, तो इस और इन इन दोनों के मानों को दोनों समीकरण में रख करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। y का मान अगर मैं 5 रखता हूं, x का मान 9 रखता हूं, 9 प्लस 5 14 बराबर 14, यानी ये संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद इस पर आते हैं, x माइनस वाई को देख लो, x की वैल्यू 9 माइनस वाई की वैल्यू 5, 9 में से 5 गया 4, 4 बराबर 4, हाँ इसको भी संतुष्ट कर रहा है, इसको भी, ठीक है। तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यहां लास्ट में नीचे आप ये भी लिख सकते हैं, अतः, ठीक है, अतः x बराबर 9 व y बराबर 5 है, ठीक, इस तरीके से हमने लिख दिया है, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है ANS। इस तरीके से हमें सवालों को हल करना है। तो ये पहला सवाल हमने हल कर लिया है। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले आप देख लीजिए, उसके बाद मैं डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण एक, ठीक, यानी हमने एक को समीकरण एक मान लिया, दूसरे को दो मान लिया। उसके बाद हमने किसी एक समीकरण को उठाया, आप चाहे दो को उठा सकते हैं या दूसरे को, पहले को उठा सकते हैं। तो हमने समीकरण एक से लिखा, पहले समीकरण को हमने लिखा, फिर उसके बाद x को या फिर y को, दोनों में से किसी एक को अकेला छोड़ना है, ठीक है आपको। तो x को हमने अकेला छोड़ दिया। अब इसका मान, अगर हमने समीकरण एक से अगर ये चीजें करी हैं, यानी x को अकेला छोड़ा है, x के मान को हमें दो में रखना पड़ेगा, एक में रखेंगे तो हमें कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। तो x का मान हमने समीकरण दो में रख दिया। अगर हम दो से लिए होते तो एक में रखते, ठीक है, बस हाँ। तो x का मान समीकरण दो में रखने पर हमने लिख दिया। उसके बाद हमने x का मान, ये दूसरा समीकरण था, ठीक है, उसमें हमने x का मान रख दिया, ठीक है। x का मान रखने के बाद यहां से हमने y का मान निकाल लिया, ठीक है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर y का मान निकाल लिया, उसके बाद इस y के मान को हम चाहे जिस समीकरण में रख सकते हैं, एक में रखो, दो में रखो, चाहे इसमें रखो, ठीक है। उसके बाद सीधा हमें x का मान मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये भैया कैसे हमें पता चला कि ये प्रतिस्थापन विधि है। तो प्रतिस्थापन विधि हमें इस तरीके से पता चला, हमने क्या किया, इस समीकरण में यानी जो समीकरण दो है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये समीकरण दो है, इसमें हमने किसके मान को प्रतिस्थापित कर दिया है भैया, ये जो x का मान है इसको हमने प्रतिस्थापित कर दिया किसके मान से, y के मान से। फिर से एक बार समझो, यानी x का मान था, x के मान को हमने हटा दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, बदल दिया, ठीक है। प्रतिस्थापित यानी आपने अब पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, किस वाले में, साइंस में, विज्ञान अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें पहला चैप्टर था प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है। उसी हिसाब से हमने क्या किया, इसको बदल दिया, यानी x के मान को इस y के रूप में हमने बदल दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। उसके बाद हमने y के मान को निकाल लिया।
उसके बाद हमने y के मान को किसी समीकरण में रख करके x का मान निकाल लिया। इस तरीके से ये प्रतिस्थापन विधि हो गया। अब उसके बाद भैया आखिर इस विधि की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर हमारे पास ऑलरेडी ग्राफी विधि था तो इस मेथड की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो थोड़ा सा मैं ऊपर चलता हूं। तो यहां पर आखिर इन विधियों की हमें आवश्यकता क्यों? तो इन विधि की हमें आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं तो जब जैसे पॉइंट में चीजें आ जाती हैं, या फिर जैसे मान लीजिए कि 36 अभी हमने सवाल में देखा था, 36 आ गया, 72 आ गया, तो इतनी बड़ी संख्याओं का ग्राफ बनाने में तो पहली बात प्रॉब्लम होगी। अगर मान लीजिए आपने पैमाना मान लिया तब भी चलिए ठीक है, पैमाना मान लिया तो कर लेंगे। लेकिन सपोज दैट अगर आपके पास जैसे 3.33 करके अंक आ गया, ठीक है, 33 डॉट 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 डॉट, इसको आप ग्राफ पर एग्जैक्ट कैसे पुट कर पाओगे? जैसे कर्डिम 3 आ गया, अगर इसको दर्शाना है आपको ग्राफ पर, ठीक है, कर्डिम 3, 0, अब आप कर्डिम 3 को कैसे ग्राफ पर दर्शाओगे, प्लॉट करोगे? मान लीजिए जैसे पूर्णांक आता है, जैसे 1 आता है भैया, 2 आता है, 3 आता है, माइनस का 3 आता है, इसको तो मैं तुरंत दर्शा देता हूं। लेकिन जैसे ही भैया अगर 2.5 भी दर्शाना होता है तब भी मुझे क्रोध आ जाता है, क्योंकि यहां पर जो है मेरा जो है सोल्यूशन, जो मेरा हल है, एक्यूरेट नहीं आता। ठीक, यानी आसान शब्दों में ये है, कहने का मतलब ये है, यदि हम पूर्णांक तक आता है तब तो ठीक है ग्राफी विधि, लेकिन जैसे ही भैया ये कर्डिम 3, 0 आ गया, या फिर 22/7 आ गया, ठीक, पाई का मान जैसे समझ लो 22/7 कामा माइनस का कड़ी में 5, अब इसको जब आप हल करोगे, इसको जब आप सॉल्व मतलब ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, बहुत मतलब एक्यूरेटली आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, जिससे आपका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। इसीलिए इसीलिए इन मानों को अगर हमें हल करना है तो हमें प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर विलोपन विधि। ये जो विधियां होती है ना, ये आसानी से इन सभी सवालों को हल कर देती हैं। यानी इसको इस तरफ ना लिख करके इन सवालों को इस तरफ हमें करके रखना है, ठीक है। यानी ये जो हमारे पास ये है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, इसको हमें कहां पर रखना है, यहां पर, क्योंकि इस टाइप के सवाल इसी विधि से हल होने वाले हैं। यहां पर हमने कर दिया। और भैया जो है, क्या ये सवाल इस विधि से नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, इस विधि से ये वाले सवाल भी होंगे। यहां पर जो पहला सवाल हमने किया 5,9 आया, एक्स की वैल्यू 9 आई और वाई की वैल्यू 5, ठीक, एक्स कॉमा वाई बराबर 9,5, ठीक, एक्स और वाई की वैल्यू क्या आया, 9 और 5 आया। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि ये वैल्यूज हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, इसको भी फाइंड आउट कर पाएंगे, इसको भी, यानी ये समझ लीजिए कि ऑलराउंडर है। लेकिन ये वाला सीमित हो जाता है, केवल 1, 2, 3, -3, इसी को हम केवल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये डाउट कई स्टूडेंट्स का होगा, तो मैंने सोचा कि उनको बता दूं यहाँ पर। आखिर हम मतलब कहने का मतलब आखिर इस विधि को हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका मतलब ये है मेरे कहने का। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया है, यहाँ पर ये भी लिख दो, -1 -2, इस तरीके के सवाल को भी हम हल कर सकते हैं, कॉमा -5 ही लिख दो। ठीक, अब आते हैं अपने मतलब सवाल पर, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से, इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक, एंड देन उसके बाद कॉपी डिलीट। तो चलिए आते हैं यहाँ पर अपने अगले सवाल पर, दूसरा क्वेश्चन। ठीक, ये कुछ इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। आइए इस प्रश्न को बिना किसी देरी के हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हल। तो सबसे पहले फिर से हमें वही करना है, एक को समीकरण 1 मान लो, s-t बराबर 3, इसको हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। उसके बाद s/3 प्लस का t/2 बराबर का 6, ठीक, एक को हमने क्या मान लिया, समीकरण 1। अब उसके बाद इसको हम समीकरण 2 मानने से पहले इसको क्या करेंगे, एकदम सरलतम फॉर्म में लेकर के आओ। सरलतम फॉर्म भैया यानी कुछ इस रूप में। तो इसको में क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ले लो सबसे पहले आप। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, s/3 आ जाएगा, प्लस का t/2, यानी एलसीएम लेना है ना, तो यानी ये 3 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है, 3 दूनी 6, तो यानी 2s हो जाएगा, फिर प्लस 2 तिहाई 6, यानी 3s हो जाएगा, 3t बराबर 6। अब ये 6 और 6 का मल्टीप्लाई होगा इधर, 6×6 36, यानी 2s प्लस 3t बराबर 36, ठीक। यानी इस वाले एक्सप्रेशन को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल भैया, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस चीज को मैं यहां पर लेकर के आ जाता हूं, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज का सिंबल, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। इस वाले पार्ट को मिटा दो, ठीक है।
इतनी बात समझ में आई। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा ये किया, s/3 था, इसको सॉल्व किया, कुछ इस रूप में आ गया, इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिया। अब इन दोनों सवालों को आइए हल कर, समीकरणों को हल करते हैं। तो हमने इस बार क्या ले लिया, समीकरण 2 से, लेकिन समीकरण 1 लोगे तो ज्यादा सही पड़ेगा, ठीक है। समीकरण 1 से क्यों ज्यादा सही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो आसानी से है, बस एक को उधर लेकर के जाना है, सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 को बटे में ले जाना है, इसको उधर, काफी झाम हो जाएगा। कर तो सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे। लेकिन उसके लिए भाई जो है s-t = 3, थोड़ा और हम लोग सवालों को एक्सपर्ट हो जाए सॉल्व कर करके। तो s = 3 + t, ठीक, s को हमने अकेला छोड़ दिया इस बार। जैसे ही हमने s को अकेला छोड़ा, तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, s का मान समीकरण कई में रखा हुआ है, समीकरण 2 में, का एक में रख सकी थे ना रख सकी, कहाँ से एक में रख गड़बड़ाई है, कहाँ से हम एक लाई आई है उठवाई के, तब एक में रखा जावत गड़बड़ हुई है, अब 2 में रखा है। समीकरण 1 का समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। अब यहाँ पर हम 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, s की वैल्यू 3 + t, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, अभी पहले समीकरण 2 का मान मैं रख लेता हूं, तो यहाँ पर क्या देगा 2s + 3t = 36, ठीक। अब s की वैल्यू 3 + t, यहाँ पर हमें क्या रखना है 3 + t, तो हम क्या करेंगे 2 ब्रैकेट में 3 + t, ठीक। s की जगह पर रखना है, ना कि 2 को हमें कॉमन मतलब अलग रखना पड़ेगा, s की जगह पर 3 + t हमने रख दिया, +3t = 36, ठीक। अब इसको क्या करना है, इसको भैया मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 तिहाई 6t, मतलब 6 भर आएगा, प्लस 2t प्लस 3t = 36, ठीक। अब यहां पर हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे बना दिया। अब आगे हल करते हैं। आगे क्या है, 6 + 2t + 3t, क्या मैं इसको जोड़ करके लिख सकता हूं, यहां पर हम क्या लिखेंगे 6 + 2t + 3t, क्या हो जाएगा 2 3 5t, ठीक, बराबर 36। अब यहाँ पर t को हमें अकेला छोड़ना है, तो 6 को उधर लेकर के जाएंगे, तो 5t बराबर क्या हो जाएगा 36 - 6, तो क्या आ गया 30, 5t = 30। अब t बराबर क्या हो जाएगा, 5 को बटे में लेकर के जाएंगे, 30/5, तो ये 5 एकन्नम 5, 5 छके 30, यानी t बराबर 6/1, या फिर मैं इसको केवल 6 लिख सकता हूं। इस तरीके से हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। t की वैल्यू हमें पता चल गई। अब इसी t की वैल्यू को हमें समीकरण 1 में रखना है, या फिर 2 में रखना है, या फिर इसमें, एक बार इसमें रख करके देखते हैं। तो इसको हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया समीकरण, ठीक है। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो टी का मान हम रख देते हैं, तो s = 3 + t, ये कुछ इस प्रकार से समीकरण तीसरा है हमारे पास। अब इसमें हमें टी का मान रखना है ना भैया, टी का मान रख दिया 3 + 6, ये क्या आ गया 6 3 9 आ गया, s = 9, ओ शिट शिट शिट, s = 9। तो ये कुछ इस प्रकार से हमने s का मान भी निकाल लिया। तो हम नीचे यहां पर क्या लिखेंगे, अतः s = 9 व t = 6, ठीक, इस तरीके से हमने ज्ञात कर लिया। ये हमारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया ANSWER, ठीक। इस तरीके से हमने दूसरे सवाल को भी सॉल्व कर लिया। अब आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से तीसरा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं कैंची ले लेता हूँ, और यहाँ पर इसको कर देता हूँ कट। एक सेकंड, मुझे बार बार उधर जाना पड़ता है ना, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, एंड देन इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। थोड़ी देर वेट करिए, बस क्वेश्चन को लाने में समय जाता है बस, ठीक है। आ गया, हाँ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस सवाल को। फिर से वही मेथड, एकदम बिल्कुल आसान है, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए और खुद से प्रैक्टिस करिए। मैं यहाँ पर तब तक आगे सॉल्व करता हूँ।
तो प्रैक्टिस आई होप कि आपने कर लिया। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अगर आपको आ गया तो बधाई हो, नहीं आया तो देख सकते हैं सवाल, ठीक है। 3x - y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 9। एक को हमने समीकरण एक नाम दे दिया, एक को हमने दो नाम दे दिया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक से, ठीक, समीकरण एक से। अब यहाँ पर हमने समीकरण एक को लिख दिया, 3x - y बराबर 3। अब यहाँ पर क्या करना है, आप चाहो तो x को अकेला छोड़ सकते हो, चाहो तो y को। तो हम क्या करेंगे, y को अकेला छोड़ देंगे। हाँ ठीक है, तो माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 3y, यानी 3x। ठीक है, हमने क्या किया, इस x को मैंने उधर लेकर के गया, मैं x को इस तरफ लेकर के आया हूं बस, ठीक है। ये हो गया। अब इस माइनस को हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का y आ जाएगा। अगर मैंने माइनस से गुणा किया तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3, ठीक। यानी 3x प्लस का 3x माइनस का 3, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो। समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। यानी माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, ये वाला चिन्ह बदल करके माइनस बन गया, ये वाला बदल करके प्लस बन गया, हमने लिख दिया। इस तरीके से इसको हमने नाम क्या दे दिया, समीकरण 3। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण हमने एक से लिया है तो दो में रखेंगे। दो में रखने पर, तो आइए दो में रख देते हैं। तो दो में रखेंगे, y का मान जब हम इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x प्लस 3y बराबर 9। ठीक इस तरीके से हमारे पास है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस नहीं है माइनस है, यही यही सब गड़बड़ी होती है, कैलकुलेशन एरर हो जाता है, माइनस से रख दिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, y की वैल्यू रखनी है, यानी यहाँ पर y का मान हमें रखना है। तो क्या करेंगे हम, 9x माइनस का 3, y की जगह पर क्या रखना है, 3x - 3, 3x - 3 बराबर 9, ठीक। अब इस चीज को मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ। सबसे पहले मैं इस तरीके से पहला बनाइए, ठीक। हाँ, अब यहाँ पर इसको लेकर के आना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको कर लूंगा डायरेक्ट, बस वैसे ही लेकर के जाता हूँ। चलो ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने, ये आ गया इधर। 9x - 3 ब्रैकेट में 3x - 3 इक्वल टू 9। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x का 9x आ जाएगा, माइनस का 3 त्रिक का 9, तो यहाँ पर भी 9x आ जाएगा, ठीक। माइनस का, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भैया, 3 त्रिक का 9 बराबर 9। अब उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, कि प्लस का 9 है, ये माइनस का 9 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। उसके बाद बचेगा क्या, प्लस का 9 बराबर 9, या फिर मैं केवल ये लिख सकता हूँ 9 बराबर 9। यानी ये क्या भैया, यहाँ पर तो कुछ सोल्यूशन ही नहीं आया, ये तो 9 बराबर 9 आंसर आ गया, लेकिन हमें जबकि x और y का मान निकालना था। अब इसके आगे हम क्या सॉल्व करेंगे, इसके आगे हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही ये कुछ इस प्रकार से आपके पास आए, कोई भी सोल्यूशन ना मिले, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ग्राफी विधि में एक चीज सीखी थी, मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करा देता हूँ। जो स्टूडेंट मान लीजिए नहीं पढ़े हैं, वैसे तो पढ़ लीजिए, क्योंकि जरूरी है। अगर जैसे यहाँ पर क्या होता था, हम तीन विधि मतलब जो है तीन तरीके के हल आते थे। एक पहला हल आता था जो कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता था, ठीक है, प्रतिच्छेद, ठीक, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। और दूसरा हम जब ग्राफ देखते थे तो एक होता था, मतलब जो दूसरा था, एक के ऊपर एक आ जाता था, जिसको हम समपाती कहते थे, ठीक है, समपाती। और एक तीसरा आता था जिसको हम समांतर कहते थे, यानी एक दूसरे के समांतर, ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, यानी ये समांतर है। तो ये जो जब तीन कंडीशन हमारे पास आती थी तो इसका एक हल होता था, ठीक, एक हल, इसका अनेक हल होता था, इसका कोई हल नहीं। अब यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक हल वाला सवाल तो भैया ये वाला था, ये वाला, क्योंकि यहां पर देखिए एक ही हल आ रहा है, यानी एस और टी के केवल एक एक मान आ रहे हैं। लेकिन जब मैं जैसे ही इस सवाल को सॉल्व करता हूं तो कोई भी मान नहीं आता, तो क्या यहां पर मैं लिख सकता हूं कोई हल नहीं, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है। एक चीज यहां पर आपको सबसे पहले वेरीफाई करनी पड़ेगी रफ कारी में। क्या करना पड़ेगा, यानी कि आप क्या करेंगे पता है आपको, जैसे एक आप यहां पर रफ बना लेंगे, तुरंत के तुरंत कॉपी में आप क्या करेंगे, रफ कारी करेंगे।
इस रफ कार्य में आपको क्या करना है पता है आपको? यहां पर जो समीकरण लिखा है 3x - y बराबर 3, ठीक, यानी मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 3x - y बराबर 3, ये समीकरण 1 है हमारा। और उसके बाद ये समीकरण 2 9x - 3y बराबर 9, यानी 9x - 3y बराबर 9, ये समीकरण 2 है। अब इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है और देखने के बाद हमें रेशियो वाला फाइंड आउट करना है। रेशियो वाली की क्या बात कर रहे हो भैया, यहाँ पर तो आपने कुछ बताया नहीं। तो हाँ, तो रेशियो के लिए हमें क्या करना होता है पता है आपको? अगर जब प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं, एक हल होता है, तो क्या होता है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। हाँ भैया ये तो याद आ गया, इस वाले में क्या होता था a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, ये तो आसान था। उसके बाद ये था, ये क्या था a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के। अब ये इसका मतलब क्या है भैया, अब इससे है इसका क्या संबंध है, इससे इसका ये संबंध है, यहां पर हम वही रफ कार्य में फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें a1/a2 ज्ञात करना है, 3/9 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 1/3, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे b1/b2 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये 3 एक नाम 3, 3 3 9, ठीक है। b1/b2 यानी -1/-3, ये कटा यानी 1/3 आ गया। अब हम C1/C2 देखेंगे, क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, इस नाते अब हमें तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। तीसरा क्या है 3/9 है, ठीक, जिसको मैं काटूंगा 3 का नाम 3, 3 3 9, यानी 1/3 फिर से आ गया। ये क्या भैया, यानी यहाँ पर क्या है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है C1/C2 के। तो यानी ये कंडीशन जब हमें पता चल गई, तो हम यहाँ पर कोई हल नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये वाला कंडीशन नहीं मिला है मुझे, मुझे ये वाला कंडीशन प्राप्त हुआ है, ठीक है। जब मुझे ये वाला कंडीशन प्राप्त हुआ है, तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक। तो उसको लिखने से पहले हम क्या कहते हैं, इसको मैं कॉपी करके उस वाले पेज पर लेकर के जाता हूँ। अरे मिट गया भाई पूरा, ये एक सेकंड रुक जाइए, वेट करिए, मैं फटाक से कॉपी करके उस वाले पेज पे लिख देता हूँ, ताकि आपको जब पीडीएफ मिले तो आपके लिए आसानी रहे। हाँ, ठीक है, इस तरीके से हमने नोट पॉइंट कर लिया, एंड देन उसके बाद इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ, ठीक। यानी ये एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल से हमने ये रफ कार्य किया है। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, रफ कार्य। अभी मैं फिर से आपको दोबारा से समझा दूंगा क्या मैं कर रहा हूं, ये याद रखें, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला कंडीशन हमें मिल रहा है, तो मैं क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ अनेक हल। तो उसको लिखने के लिए इस वाले सवाल में हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब नहीं तामझाम करना है सवाल में। सवाल में हमें क्या करना है, जैसे ही मुझे ये कुछ इस प्रकार से मिल गया, तो हम सीधा रफ कार्य पर चलेंगे, ठीक है। रफ कार्य पर हम वहां पर क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2 रख करके। लिखना जरूरी नहीं है, बस आपको दिमाग में भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम प्रॉपर सॉल्व करना है। बस फटाफट से देख लो क्या ये तीनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अगर बराबर आ रहे हैं तीन के तीनों, तो यहां पर कौन सा कंडीशन हो जाएगा, ये वाला कंडीशन। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां हम क्या लिखेंगे, यहां a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, ठीक। इस तरीके से हम यहां पर लिख देंगे। अतः, या फिर तो, या फिर सीधा ऐसे लिख सकते हैं, अतः दिए गए युग्म का, या फिर रैखिक समीकरण युग्म का, ठीक है, दिए गए युग्म का अपरिमित रूप से, दिए गए युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी एक से अधिक हल हैं, अनेक हल है, ठीक। यानी ये जो दिया गया समीकरण युग्म है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। तीसरे सवाल को भी, ठीक है, यहाँ पर हमने रफ कार्य किया, कंडीशन भी आपको दिखा दिया। अगर भैया यहाँ पर ये वाली चीज आती तो हम क्या लिखते, यहाँ पर क्या करते, इक्वल टू नॉट c1/c2, अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगले सवाल पर आते हैं। हाँ, ये सवाल है, मैं यहाँ पर इसको लेकर के आता हूँ, और इससे मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं इसको ऊपर लेकर के चला जाऊँ थोड़ा सा। थोड़ी देर वेट करिए आप लोग।
वेट वेट वेट, हाँ। अब कौन सा सवाल है? तीसरा हो चुका है, चौथा सवाल, ठीक। तो आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। कॉपी डिलीट, देन उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे। इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, कॉपी करके मिटा दे रहा हूँ। मिट जा भाई। देखो अब लाइक करने लगा ये। हाँ, क्योंकि इसमें ग्राफी विधि की आवश्यकता नहीं है, इस नाते मैंने ग्राफ को मिटा दिया है, क्योंकि हम क्या हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हल। तो आइए हल कर लेते हैं फटाफट से। क्या हो जाएगा, 0.2x प्लस का 0.3y बराबर 1.3। उसके बाद क्या है, 0.4x प्लस का 0.5y बराबर 2.3। भाई ये तो पॉइंट वाली चीज आ गई। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सामान्य रूप में लाना पड़ेगा। यानी इसको सामान्य रूप में कैसे लाएंगे भैया? तो क्या है, 0.2x, ठीक। तो यहां पर जैसे 0.2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको भैया आप क्या कर सकते हो, अगर दशमलव है तो बटे में 10 हो जाएगा, यानी 2/10। अगर भैया 0.02 होता है, तो हम क्या लिखते हैं, 2/1 नीचे लिख करके, दो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। समझ पा रहे हो? यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/10 लिख सकता हूँ। 0.2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x/10। समझ पा रहे हो ना? हाँ भैया, एकदम समझ गए, एकदम बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x/10, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, प्लस 3y/10 हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, 3y/10 बराबर। अब 13 को 1.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 13/10 लिख सकते हैं, ठीक। इस तरीके से हमने कर लिया। अब इसको क्या करना है, एलसीएम ले लो, क्योंकि अभी भी सामान्य रूप में नहीं आया है, तो एलसीएम ले लिया हमने। 2x प्लस का 3y बटे में 10 बराबर 13/10, ठीक। अब इस 10 को मैं इधर लेकर के आऊंगा, तो यहाँ पर भाग में था, यहाँ पर गुणे में हो जाएगा। तो 2x प्लस का 3y बराबर 13/10 गुणे में 10। अब 10 से 10 कट जाएगा, ठीक। यहाँ पर 10 से 10 कट गया। जैसे ही 10 से 10 कट गया, तो हमारे पास क्या मिला, 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक। यानी इसको, इस चीज को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ? हाँ भैया बिल्कुल, आप इस तरीके से लिख सकते हो। बाकी ये जो तामझाम है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर अब हम इसको क्या करेंगे, उठा करके लेकर के आएंगे, और इसको दिस इंप्लाइज का चिन्ह लगाएंगे, और इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। समझ में आई बात? यानी इस चीज को मैंने क्या किया, इस तरीके से, या फिर यूं कहूं, इस पॉइंट को मैंने हटा दिया है बस, ठीक है। तो वैसे इसको भी मैं कर सकता हूं, इस पॉइंट को हटा दूंगा, एकदम वही आ जाएगा चकाचक, एकदम सवाल हमारा फिर से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हमने नाम दे दिया। चाहे इसको आप पहला दीजिए, चाहे उसको दूसरा, चाहे उसको दूसरा, चाहे इसको पहला, ठीक। तो एक ही बात बोल रही है। चलिए ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अच्छा, पूरा आ गया था, चलो जाने दो। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं अपन लोग, अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या हो जाएगा, यानी ये समीकरण है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण, इस बार मैं 2 ले लूं क्या? चलो ठीक है, आपकी इच्छा, 2, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, किस प्रकार से है, 4x प्लस 5y बराबर 23। इसको अब आगे सॉल्व करना है, चाहे आप x को अकेला छोड़िए, चाहे y को। तो ठीक है, हम x को अकेला छोड़ देते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इधर लेकर के आना पड़ेगा, प्लस का 5y माइनस का 5y हो जाएगा। अब इस 4x को अकेला छोड़ना, ना कि 4 को, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 4 को नीचे लेकर के जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 23 बट्टा में 5, 23 ऋण 5y बटे में 4। हाँ भैया, ये आ गया हमारे पास कुछ इस प्रकार से समीकरण, मतलब x की वैल्यू, ठीक। x की वैल्यू हमें मिल गई। इस समीकरण को आप चाहो तो 3 नाम दे दो। अब यहाँ पर जैसे हमें x की वैल्यू प्राप्त हुई, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का मान, समीकरण टाइम रख दे, 2 लिया हूं, इस बार हमने 2 लिया है, तो यहाँ पर 1 में रखना पड़ेगा।
ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस नाते केवल एक सीक्वेंस में चलिए, समीकरण एक से लीजिए, उसके बाद दो में रख दीजिए, ऐसा, ठीक है। समीकरण एक में रखने पर अब देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू रख देंगे इसमें। तो यहाँ पर क्या है, 2x+3y बराबर 13, 2x+3y बराबर 13। अब इसमें x की वैल्यू हमें रखनी है यहां से, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 23 ऋण 5y बटे में 4 धन 3y बराबर 13। समझ पा रहे हो आप? यानी हमने क्या किया, सिंपली x का मान रख दिया है बस, उसके अलावा हमने यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं किया है। अब इस तरीके से मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, चलो ठीक है भाई। हाँ, अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, इस तरीके से। अब इसी चीज को मैं यहाँ पर लेकर के आ जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 23 ऋण 5y बटे में 4 प्लस 3y बराबर 13। ठीक इस तरीके से हमने कर दिया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, जब ये गुणे में है, ये इससे है, ठीक। तो ये 2 एकम नाम 2 हो जाएगा, ये 2 दूना 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 23 बटे में 5y बटे में 2 प्लस का 3y बराबर 13। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो इसको बटे में 1 कर दो, तो यानी 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 आया, यानी 2 के ऊपर ये जो चीज लिखी है इसको ऐसे ले देते हैं, 23 - 5y प्लस 1 2 के 2, 2 3 है 6, 6y बराबर 13। हमने क्या किया, एलसीएम लिया, 2 आया, अब यहाँ पर 1 दूनी 2 हुई है, 3 दूनी 6 हुई है। अब एक हल कर लिया, 2 के वहीं गई थी भेद दे कि हम भाग में बांटे, यहाँ जाए गुणम हो जाए, क्या हो जाए, 23 - 5y प्लस 6y बराबर 13 गुणे में 2। अब क्या हुआ, यहाँ पर 13 × 2 क्या हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहेगा, 23 का 23 रहेगा ही रहेगा, -5y प्लस 6y, 6y में से अगर मैं 5y निकाल देता हूं तो कितना y बचेगा, 1y बचेगा, वो वही प्लस का, ठीक। अब उसके बाद ये बराबर 26 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, y बराबर, इस y बराबर इस 23 को मैं उधर लेकर के जाऊंगा, तो 26 - 23 हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, y को अकेला छोड़ा, 23 को मैं उधर लेकर गया, तो 26 - 23 हो गया। अब यहाँ पर y बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा पास में लेकर के चला जाता हूँ इसको, इसके, और मैं इसको छोटा कर देता हूँ। इस बार देखो यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। इस नाते इसका तो कोई ना कोई हल होगा ही होगा। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। अब इस y के मान को आप समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, या फिर 3 में। तो हम 3 में रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधा y की वैल्यू रखोगे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि x अकेला है, सीधा x ही मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y का मान, y का मान समीकरण 3 में पुट कर दो रखने पर। अब इक्वेशन थर्ड में रख दो, तो y का मान इसमें रखेंगे, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को ले लेते हैं, क्या है, x बराबर क्या है, 23 - 5y बटे में 4। अब इस y की जगह पर हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो बराबर क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 23 - 5, y की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक। तो 5y यानी 5 तिहाई, 5 तिहाई क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो सीधे मैं यहाँ पर 15 लिख सकता हूँ, हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ पर मिट जाए यार, 15 बटे में 4। अब इसको आगे सॉल्व करो, 23 में से 15 गए, 5 3 8, 8 बचे, 8/4 आ जाएगा, 4 का नाम 4, 4 दूना 8, यानी 2/1। तो क्या यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, x बराबर 2 बटे, मतलब x बराबर 2, 2/1 यानी 2, यानी x की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब मुझे यहाँ पर लास्ट में क्या लिख देना है, अतः x बराबर 2 व y बराबर 3 है, ठीक। हम क्या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर सीधा आप लिख दीजिएगा, वैसे तो आंसर आ चुका है, ANS, जाने दो ऐसे नहीं करेंगे, बस ये जान लीजिएगा आपका आंसर आ गया है। लास्ट में आप लिख दीजिएगा, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए पांचवें प्रश्न पर आते हैं। तो पांचवा प्रश्न कहाँ है, इसको मैं लेकर के आ जाता हूँ इधर, और यहां से कर लेता हूँ, कैंची कहाँ है, ये पांचवा प्रश्न। हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया एंड देन डिलीट कर दिया, इसको हटा दिया।
बार बार यही आ जा रहा है। हाँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। ये 5th नंबर क्वेश्चन है। ये क्या भैया, इस बार तो कर्डिंग वाला है, ये क्वेश्चन एकदम कठिन होता चला जा रहा है। हाँ, तभी तो सॉल्व करने में मजा आएगा। इसको मैं छोटा और छोटा कर लेता हूँ। तो क्या है, कर्डिंग 2x प्लस कर्डिंग 3y बराबर 0। हल, √2x प्लस √3y बराबर 0। ये हमारा समीकरण एक है। अब कड़ी में 3x प्लस माइनस है बराबर 0। ये समीकरण 2। अब यहाँ पर चाहे जिस समीकरण को ले लो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण एक से हमने क्या कर दिया, समीकरण एक से। तो समीकरण एक क्या है, एक है कर्डिम 2x प्लस कर्डिम 3y बराबर 0। ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को अकेला छोड़ना है तो यानी कर्डिम 2x, ये जो प्लस का कर्डिम 3y है उधर जाएगा, माइनस का कर्डिम 3y हो जाएगा। अब ये कर्डिम 2 को ये गुणा में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का कर्डिम 3y बटे कर्डिम में 2। तो ये कुछ इस प्रकार से हमने x का मान फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब आइए आगे हल करते हैं। अब x का मान हमें मिल चुका है, जैसे हमें x का मान मिला, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण कैम रखा एक बार, आप रख दीजिए 2 में, क्योंकि एक से लिया हूं हमने, तो एक एक से हम लोगों ने लिया है तो हम 2 में रख देंगे। ठीक है, तो 2 में रखेंगे, क्या हो जाएगा, 2 में रखने पर, अब 2 में रख दो फटाफट से, तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3x माइनस का कड़ी में 8y बराबर 0। ठीक। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा, हाँ, जगह मैंने बना लिया। अब उसके बाद क्या करना है, x की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें यहाँ पर। तो 3 हमने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद क्या है, माइनस का करड़ी में 3y बटे में करड़ी में 2। ठीक। उसके बाद क्या है, माइनस का, देन उसके बाद क्या है, करड़ी में 8y बराबर 0। ठीक है। अब इसको आइए आगे हम हल करते हैं। आगे हल करेंगे तो इसको यहाँ पर मैं लेकर के आता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। वही चीज मैं यहाँ पर वापस से लेकर के आ गया हूँ। अब आगे सॉल्व करते हैं, आइए। अब क्या हो जाएगा, इसका जब मैं गुणा करूंगा इसमें, क्या ये दोनों कट जाएंगे, नहीं कटेंगे भैया, क्योंकि यहाँ पे ये कर्डिम 3 है, कर्डिम 2 है। अब इसको मैं जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, कर्डिम 3 गुणे कर्डिम 3 क्या हो जाएगा, कर्डिम 3 गुणे कर्डिम 3, भैया ये कर्डिम से कर्डिम हट जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर कर्डिम 3 गुणे कर्डिम 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो माइनस का 3y बटे में कर्डिम 2, माइनस का करड़ी में 8y बराबर 0। अब हमें इसका एलसीएम लेना है, तो इसको बटे में 1 कर दो भैया। इसका जब एलसीएम लेंगे कर्डिम 2 और 1 का, तो कर्डिम 2 वापिस से आ जाएगा। अब यहाँ पर कर्डिम 2 नीचे है, तो ऊपर माइनस का 3y वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब एक कर्डिम 2 हमें 1, यानी अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर्डिम 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करना है, क्योंकि हमने 1 में कर्डिम 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर वाले में भी हमें कर्डिम 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी अंश में भी हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, कर्डिम 2 का। तो कर्डी में 2, कर्डी में 8 इंटू वाई। ठीक, या फिर ऐसे लिख सकते हो, बराबर 0। अब यहाँ पर कर्डिम 2 और कर्डिम 8 है। जब हम इस कर्डिम को करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जब मल्टीप्लाई में होता है तो ये कर्डी में दोनों के ऊपर आ जाता है, यानी 2 इंटू 8 हो जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं, एका एक हटाए गया, एका दोनों को ऊपर ले आवा। समझ पा रहे हो नहीं, हमने यहाँ पर दोनों को ऊपर लेकर के आ गए हैं। 8 दूनी क्या हो जाएगा, कर्डी में 16। अब इस कर्डी में 16 का मान क्या हो जाएगा, इस कर्डी में 16 का मान हो जाएगा 4। ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। अच्छा भैया, कई लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं, प्लस माइनस 4 आएगा। कर्डिम 16 का मान प्लस माइनस 4 आएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर x के बराबर दिया होता, जैसे x बराबर कर्डिम 16 दिया होता, तब x का मान प्लस माइनस 4 आता।
लेकिन अब यहाँ पर केवल कर्डिम 16 है, तो यहाँ पर केवल क्या कहते हैं, केवल 4 आएगा। इतनी बात आपको ध्यान देनी है, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने पर कर्डिम 16 बन रहा है, कर्डिम 16 क्या हो जाएगा, 4, यानी माइनस का 4y हो जाएगा। माइनस का 3y आपने लिखा ही नहीं, लिख दिया भाई, देख लो, बटे में कर्डी में 2 बराबर यहाँ पर 0। अब इस कर्डिम 2 को उधर लेकर के जाएंगे गुणा में, तो ये 0 हो जाएगा, यानी माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर 0। अब यहाँ पर माइनस का 7y हो जाएगा बराबर 0। y, ये माइनस का 7 उधर जाएगा, बटे 0, मतलब 0 से भाग देंगे, माइनस माइनस के 7 से 0, जैसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, बोलने से अच्छा लिख दूं। अब इसको डिवाइड करेंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा, ठीक। क्या मैं इतने चीज को सीधा y बराबर 0 लिख सकता हूँ? हाँ भैया, आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दे रहा हूँ, y बराबर 0। तो नहीं, y की वैल्यू हमें मिल गई 0। समझ पा रहे हो नहीं? इसको हमने सॉल्व किया, माइनस का 7y आया, माइनस का 7 को मैं इधर लेकर के गया, क्या हुआ, y बराबर 0 आ गया। ये हमारा पहला आंसर मिल चुका है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। अरे यार, ठीक है। अब y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख दो। ऊपर भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन समीकरण 3 में रख देते हैं हम लोग। तो हमने समीकरण 3 में y का मान रख दिया, तो क्या हुआ यहाँ पर, x बराबर माइनस का कर्डी में 3, y की वैल्यू क्या है, पहले मैं समीकरण ही उठा करके लेकर के आता हूं। तो यहाँ पर कर्डी में 2, हमने समीकरण 3 को लिख दिया। अब इसमें y की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का कर्डिम 3 मल्टीप्लाई बाय 0 बटे में कर्डिम 2। अगर मैं 0 से गुणा करूंगा भैया, ये पूरा स्वाहा हो जाएगा, यानी 0 बन जाएगा कर्डिम 2। अगर मैं कर्डिम 2 से भाग देता हूं, बराबर 0 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमें 0 मिल गई। यानी x और y की वैल्यू 0 मिल गई, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर हम नीचे क्या लिख देंगे, अतः अतः x बराबर 0 व y बराबर 0 है, ठीक। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसको नीचे लिखना है आपको पेपर में, क्योंकि आपके पास जगह होगी, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। इस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 को अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूँ और समीकरण 2 में रखता हूँ, तो ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, चाहे आप रख करके देख लीजिए। हमने जैसे ही x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट किया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 बराबर 0। इसमें रखा ये 0, ये 0 माइनस 0, 0 आएगा, 0 बराबर 0, यानी सही है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट है। अब आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 6 पर। छठवां सवाल क्या है, एक कैंची लिया और फटाक से काटा का कॉपी करा, देन इसको डिलीट कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब आते हैं अपने छठे सवाल पर। अब यहाँ पर छठा सवाल हल करते हैं हम लोग सीधा। हल, कर्डिम 3x, सॉरी कर्डिम नहीं है, 3x/2 माइनस का 5y बटे में 3 बराबर माइनस का 2, ठीक। इस तरीके से हमारे पास कुछ सवाल है। इसको आगे हल करते हैं। आइए, इसको जब हम हल करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा। समझ में आई बात? हाँ भैया, 6 आ जाएगा। 2 तिहाई 6, यानी इसमें भी ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 त्रिक का 9x माइनस। अब यहाँ पर क्या है, 3 दूनी 6, यानी भैया ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का 5 है, तो माइनस का 10 हो जाएगा, y बराबर माइनस का 2। इसको जब हम उधर लेकर के जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 माइनस का 12, 9x माइनस का 10y, यानी 9x माइनस का 10y माइनस का 12, यानी इस चीज को, या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर वैसे ही लिख दे रहा हूं, इसको लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अरे क्या लिखा था मैं, 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12, ठीक है। इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया। अब इसको आप सॉल्व करिए। नहीं भैया, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, यानी ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2x हो जाएगा, प्लस 2 तिहाई 6, यानी 3y हो जाएगा, बराबर 13/6।
अब 6 से 6 ऐसे भी काट सकते हैं या फिर इधर लेकर के जाने के बाद काट दो। 2x प्लस 3y बराबर 13/6 गुणे 6, 6 कट गया, यानी 2x प्लस 3y बराबर 13 आ गया। ठीक, इन 2x बराबर 3y मतलब 2x प्लस 3y बराबर 13 आ गया। इसको मैं लेकर के आता हूँ इधर, ये हमारा समीकरण 2 बन गया। मैं तो क्या करता हूँ, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 तैयार। अब यहां पर हम क्या करेंगे, फिर से वही समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को उठाओ तो क्या है, 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, माइनस 10y उधर जाए प्लस का 10y हो जाए, तो 9x 10y माइनस 12। ठीक, अब इस 9 को उधर लेकर के जाएंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें क्या, 10y माइनस 12 बटे में 9। ठीक, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान अब हम क्या रखेंगे, x का मान समीकरण कैम रखा बा 2 में, क्योंकि 1 से हमने लिया है। 2 में रख दीजिए आप लोग। तो जब x का मान आप 2 में रखेंगे, ठीक है, जैसे ही आपने x का मान 2 में रखा तो यहाँ पर 2 को पहले लेकर के आओ, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ पर x का मान आपको रखना है, जगह कम है, या फिर रख सकते हो, x की वैल्यू क्या है, 10y माइनस 12 बटे 9। ठीक, प्लस 3y बराबर 13। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। इसको क्या करना है, उधर लेकर के जाना है, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 10y माइनस 12 बटे में क्या है, 9 है, प्लस का 3y बराबर 13। अब इसको आगे हल करना है। अब इसको जब हम इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो गुणा कर दो, 10 दूना 20y माइनस 12 दूना 24 होगी बटे में 9 आएगी, धन 3y होगी बराबर 13 होगी। अब एक का एलसीएम ले ले, बटे में 1 हो गया, 9 एक एलसीएम 9 आ जाए। आगे हल करा 20y, क्योंकि 9 एकन्नम 9, तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई, तो अंश में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 20y माइनस का 24। अब 1 9 तो ऊपर भी अंश में भी हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 त्रिक 27y 13। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20y माइनस 24 प्लस 27y बराबर, ये 9 उधर जाएगा, ठीक है, जब 9 उधर जाएगा तो भैया 13 गुणे 9 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसको आइए हल करते, 13 9 117 हो जाएगा। अब इस 20y प्लस 27y को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 27 47 हो जाएगा, y माइनस का 24। ठीक, अब यहाँ पर जैसे हमें ये मिला, ठीक है, ये चीज, अब इसको हम आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये माइनस का 24 उधर जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, 47y बराबर 117 बराबर कैसे बना है भाई, बराबर 117 प्लस 24, जोड़ लो इसको, तो 7 4 11, 11 2 13, 131 47y। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 131/47। ये 47 का नाम 47 3 बार जाएगा शायद, देख लो 3 बार जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12 13, हाँ 3 बार, तो यानी 3/1, यानी ओवरऑल y बराबर क्या आ गया, 3/1, यानी या फिर 3 मैं लिख सकता हूँ सीधे, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब जैसे ही हमें y की वैल्यू 3 प्राप्त हुई, अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रख दो, इसको 3 मान लो। तो y का मान हम इक्वेशन 3 में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर 10 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू 3 है, देन माइनस 12
बटे में 9। ठीक। अब उसके बाद आगे हम हल करेंगे 10 3 या 30 ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, y की वैल्यू सीधा पुट कर दिया अभी के अभी। 10 3 30, 30 माइनस 12 बटे में 9। 30 में से 12 गए 18 बटे में 9, यानी 2 1, 2 बटे 1। यानी क्या x की वैल्यू 2 आ गई? हाँ भैया, x की वैल्यू 2 आ गई, यही आपके सवाल का आंसर है। यानी y बराबर 3 और x बराबर 2। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 है, ANSWER। ठीक। इस तरीके से हमने सवाल को हल कर लिया, छठवें सवाल को भी। ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एकदम फिनिश हो चुका है। क्या कहते हैं, पहला सवाल, ये पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद बिना देरी के आइए दूसरे सवाल पर चलते हैं। तो यहाँ पर दूसरा सवाल है, तो टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है, तो बाकी के सवाल को मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में कराऊं। ठीक है। तो 8वें लेक्चर में दूसरा और तीसरा सवाल हम करेंगे। हमने पहला सवाल इस लेक्चर में कर लिया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों। तो इसी के साथ चलते हैं। बाकी शतक 2027 बैच में आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर अगर आप इस पर मैसेज करते हैं तो। ठीक है। और बाकी क्या कहते हैं, ये चीजें आपको इस शतक 2027 बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाएंगी। और इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों। धन्यवाद। राधा स्वामी।